आंटी नीचे वो पूछे प्रेजेंटर। अच्छा ये आंटी पावर नहीं आ रही इसमें, बटन नहीं ऑन। बस अब हो गए, हो गया। प्रेजेंटर का पूछ ले आंटी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम कर चुके थे, और अब हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना था। ओके, कल क्यों नहीं आए थे आप लोग? सारों की एक साथ तबीयत खराब होगी। अच्छा आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं अपनी खुली हुई? क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन नहीं शो कर सकूंगी। सो आई बी आस्किंग यू टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक्स एंड बाकी हम बोर्ड पे करेंगे। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या मतलब? क्या, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज अप्रेजल? एनीबॉडी? ठीक है, और बिल्डिंग वगैरह बस। कैपिटल वो पैसा जो ओनर अपनी जेब से निकालकर बिजनेस में लगाता है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्ट करना है, कोई भी शख्स कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? फॉर प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसके लिए? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हर इन्वेस्टर ये देखता है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कितना रिटर्न मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा। कितना रिटर्न मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा। अब आइए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेजल? अप्रेजल का क्या मतलब? अप्रेज करना यानी किसी की छान पटक करना। छान पटक, रिसर्च नहीं, नॉट एग्जैक्टली रिसर्च, बट यस। अप्रेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसमें ए से एनालिसिस आ जाता है, इसमें पी से परफॉर्मेंस मेजरमेंट आ जाती है, इसमें अप्रेजल में आप और क्या निकालते हो? फीजिबिलिटी निकालते हो। और क्या निकालते हो? फीजिबल एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फीजिबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ अप्रेजल में आ जाता है कि कोई भी चीज कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसको पूरा स्कैन करते हो कि आया ये प्रोजेक्ट, इसके एनालिसिस में कितने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट होगा, परफॉर्मेंस इसकी कैसे मेजर की जाएगी, क्या इसको परफॉर्म करने के लिए मेरे पास टीम मौजूद है नहीं मौजूद है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट किया है, क्या ये मुझे फाइनेंशियली वायबल होगा, फाइनेंशियली फिजिबल होगा, और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आ जाएगा और कितना मिलेगा। ये सब कुछ अप्रेजल में शामिल होता है। तो अप्रेजल की कुछ टेक्निक्स, उन टेक्निक्स को हम इस चैप्टर में सीखेंगे और समझेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल करते कैसे। सेम चैप्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल के नाम से F9 FL फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। और ये इसी का टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 का ही ये टॉपिक है, चैप्टर है, जो आपको MA2 और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। अब होता क्या है? होता ये है, नहीं मिल रहा वो उसमें है ना, मेरी ड्रॉर में चाबी निकाली मेरे बैग में, मेरे पॉकेट में। अच्छा दूसरा ये मैं कह रही थी कि आप कि फैन प्लीज बंद करवा दें। कैसे होगा बढ़िया सर, वो बहुत डिस्टर्ब करें।
हो सकता है कोई बटन इसका हो गया, बंद हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना, ये एफएम का टॉपिक है। और एफएम का टॉपिक है, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाए इस टॉपिक से। अचानक से एफएम में जाएंगे तो इतना बड़ा और इन डेप्थ टॉपिक आपको ना, मगर मैं आपको समझाऊंगी इस टॉपिक को ऐसे ही जैसे कि हम एफएम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इन डेप्थ इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अब आइए, होता ये है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है कंपनी ए। ये कंपनी ए पिछले 15 साल से ऑपरेट कर रही है, ठीक है, 15 साल से ऑपरेट कर रही है। आपको क्या लगता है इसके पास प्रॉफिट हो रहे होंगे? क्यों, कैसे पता लगा है? तभी तो इतने साल से ये सस्टेन कर रहा है, ये सरवाइव कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसकी इसका एविडेंस है कि ये प्रॉफिटेबल। अब आइए दूसरी चीज, प्रॉफिटेबल होगा तो क्या इसके पास कुछ सेविंग्स होंगी? होनी चाहिए। 15 साल से काम कर रहे हैं तो इसकी सेविंग्स होनी चाहिए, यस और नो? अब ये जो सेविंग्स ये कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताएं कि ये सेविंग्स का ये क्या करेंगे? पैसा रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन की सेविंग्स है। अब बताओ, ये सेविंग्स का ये कंपनी क्या करेगी? पॉसिबली क्या क्या कर सकती, इन्वेस्टमेंट किसी और बिजनेस में। और क्यों कर रही है? सेविंग करके रखे, सेविंग्स तो करता ही इसलिए कि मुसीबत के वक्त काम आएगा। तो मुसीबत के वक्त काम आएगा तो मैं क्यों उसको किसी और बिजनेस में लगाऊंगा? मीना, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लेगा, ठीक है, और उसको दोबारा इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक है। मगर मेरा सवाल फिर से मैं दोहराऊंगी, मेरा सवाल ये कि जब ये सेविंग्स है, सेविंग्स इंसान क्यों करता है? इमरजेंसी के लिए। तो ये क्यों दूसरे बिजनेस में मैं लगाऊं? और मेरा सवाल है, तो कब आएगा प्रॉफिट आएगा तो फिर मैं मतलब, तो क्या होगा? अभी अभी इमरजेंसी कोई हो गई तो मेरे हाथ में कुछ तो कैश हो, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, मुझे कोई 10 हजार तो उसमें नहीं चलेगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम अभी पिछले 2 साल 3 साल पीछे चले जाते हैं, कोविड आया था। तो जिन इदारों ने सेविंग्स करके रखी हुई थी, वो इन कोविड के दिनों में वही सेविंग्स काम आई है लोगों के। जो बिजनेस सस्टेन कर पाए वो इसीलिए सस्टेन कर पाए कि बैक एंड पे सेविंग्स थी। तो 2-3 महीने उन्होंने एम्प्लॉयज को बिठा के खिलाया, सैलरीज दी। 3 महीने बाद उन्होंने माजरत की कि भाई अब इससे ज्यादा तो हमारे पास भी नहीं है, कारोबार चलेगी। 10 50% मेरे पास सेव करेंगे, 50% की इन्वेस्टमेंट। नाउ यू आर टॉक गिविंग मी सम सेंस कि ठीक है, कुछ हिस्सा आप रख लो सेविंग्स की शक्ल में और कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट कर दो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप सारा का सारा री इन्वेस्ट करें। कैसे री इन्वेस्ट करें? अब देखो इसमें कितने ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन, डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करो, पड़े रहे पैसे मुसीबत में ना। दूसरा ऑप्शन, इन्वेस्ट इन कंपनी। मगर क्यों करें? अगर सारा इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर मतलब बिल्कुल खाली बैठ जाए। फिर है कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें कि थोड़ा सा अपने पास रख लें, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। एक और ऑप्शन है, सारा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कंप्लीटली, इन्वेस्ट कंप्लीटली वाइजली। वाइजली से मुराद क्या? अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी तो है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो? देयर आर मेनी मैनी मैनी प्रोजेक्ट्स के जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरी दुनिया बैठी है इन्वेस्टर का पैसा हासिल करने के लिए। किसी ने मास्टर शेफ देखा है? मास्टर शेफ। किसी ने शार्क टैंक देखा है? क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स आते हैं।
और लोग अपने आइडियाज जा जाके पिच करते हैं। क्या करते हैं? पिच करते हैं। इन्वेस्टर को जिस बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है और उस बंदे में पोटेंशियल नजर आता है ये कुछ करेगा, इसकी आंखों में वो चमक, इसके इसके अंदर जो है ना हमको कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ देखते हैं कि इसने कुछ कर गुजरा, इसकी कंपनी ने आसमान छूना ही छूना, तो वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। हम एज एन अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, चूंकि ये रिपोर्ट हमने तैयार करके आगे डायरेक्टर्स को देनी है कि आया इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है, हर एतबार से एनालिसिस क्या है, परफॉर्मेंस क्या होगी, फिजिबिलिटी क्या है, आरओआई, ये सब जब हम तैयार करके देंगे ईच ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, तो हम कोई टॉप 3 प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे कि ये टॉप 3 हैं जिनमें इन्वेस्ट करना वाइज होगा, जिनमें इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा, बेनिफिशियल होगा, तो इसमें कर लिया जाए। तो ये रिपोर्ट जो हम तैयार करेंगे उसके लिए हमें सीखनी होगी टेक्निक्स, कि आखिर ये टेक्निक्स के जरिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा फिजिबल है। शार्क टैंक में तो इन्वेस्टर्स खुद बैठे हैं ना, तो देख रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी चेक कर रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस बंदे को भी देख रहे हैं, कंपनी को भी देख रहे हैं, स्टार्टअप को भी देख रहे हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम तो ये डायरेक्टली इन कंपनी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन प्रोजेक्ट से हम सिर्फ इनसे डेटा निकाल के ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रेजल कर, वो भी ऑफिस में बैठ। तो हम अपना मशवरा ऐसे नहीं दे सकते, हाँ मुझे लग रहा है कि ये एफ कंपनी जो है ना बड़ी आसमान को छुएगी, कैसे लग रहा है भैया आपको? बैक इट बाय नंबर्स, बैक इट बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बैक इट बाय योर कैलकुलेशंस। फाइनेंस की दुनिया में कभी भी कोई इदारा, कोई हेड ये नहीं मानता कि अच्छा आपका इंस्टिंक्ट कह रही थी ये कर लो तो आपने कर लिए, आपकी इंस्टिंक्ट कह रही थी इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो तो आपने कर लिए। अच्छा आपको लग रहा था, व्हाट इज दिस लग रहा? फाइनेंस की दुनिया ये चीज नहीं मानती कि लग रहा था, बैक इट बाय एविडेंस। एज एन ऑडिटर भी आप किसी कंपनी में छापा मारने जा रहे हैं, किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपने अपनी किसी भी जुमले को, किसी भी बात को, किसी भी ओपिनियन को बैक करना है विद एन एविडेंस। You can't just say, "Oh, I feel like this company. There's something, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ठीक है आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, बट बैक इट विद एविडेंस, ताकि दुनिया वाले आपको बेवकूफ ना कहें, आपको कहेंगे हाँ ठीक है आपने सेंसिबली इसको कैलकुलेट किया है और फिर आपने इसके नतीजे निकाले हैं और फिर आपने अपना कंक्लूजन और ओपिनियन दिया। तो अब आइए जरा इन टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। हमारे पास एक बेसिक से ही टेक्निक है जो आपको पहले भी कहीं ना कहीं स्कूल टाइम्स में सिखाई गई होंगी, इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, पहले हम सारी टेक्निक्स इधर लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको हम सॉर्ट करेंगे। डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग। नंबर 2 वी हैव एन्युटी, परपेचुइटी। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों। 3 एनपीवी मेथड, 4 आईआरआर, 5 पेबैक, 6 डिस्काउंटेड पेबैक। तो ये 6 चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है। लेट्स बिगिन। जरा कोई ये पहली डेफिनेशन पढ़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। So, investments include the purchase of buildings, machinery, and equipment. Management will need to have estimates of the initial investment and future costs and revenues of a project in order to make any long-term decisions. क्लियर? हमने ये चीज डिस्कशन में हम लेकर आए हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग्स परचेज कर ले, मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज, ठीक है, कोई और बिजनेस। अब आइए आगे। अकाउंटेंसी की दुनिया 2-3 बातें हमें सिखाती है जो हम डे 1 से कर रहे हैं, पता नहीं आपके साथ की है या नहीं की। पहली बात जो हमने यहाँ पे, ये जो ऑप्शंस हमने निकाले कि भाई कुछ भी ना करो,
किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, कॉम्बिनेशन कर लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा बचा लो, या फिर कंप्लीटली इन्वेस्ट कर लो मगर वाइजली। अब वाइजली कैसे इन्वेस्ट होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी जो मुद्दे की बात है कि अकाउंटेंसी की दुनिया क्या है, हम क्यों नहीं ये ऑप्शन पे जाते कंप्लीटली, क्यों नहीं? आपके पास 10 मिलियन है इस वक्त, मैं आपको बोलूं बेटा क्यों खर्च कर रहे हो, बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लॉकर में डालो, फिक्स डिपॉजिट। चलो आप मेरी बात मान लो, लेकिन क्यों 1 साल बाद आ चुकी है, 10 मिलियन फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, मुझे जरूरत है अभी, और मैं बस बैठ के क्यों देखूं? इस इंतजार में कि कोई इमरजेंसी होगी तो वो 10 मिलियन में निकालूं। After 1 year, after 2 years, you will start feeling stupid about yourself. कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ में 10 मिलियन की लॉटरी है और मैंने खुद उसको अपने से दूर कर लिया है कि भाई नहीं यूज करूंगी, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती। अब पता नहीं कब आएगी वो इमरजेंसी, जलजले का इंतजार है आपको, कि वॉल्केनो के इरप्ट होने का, कि जब सब जल के भस्म हो जाए। ठीक, तो किस चीज का इंतजार? आएगा, जहन में नहीं आएगा, आपका दिल करेगा नहीं करेगा कि यार वर्ल्ड टूर तो कर लूं, पहले दुनिया मंडे से पहले पूरी दुनिया तो देख लूं, 10 मिलियन है हाँ, कुछ नहीं अपने ख्वाहिशात तो पूरी कर लूं, ये तो कर लूं, वो तो कर लूं, गाड़ी तो ले लूं, 10 दफा ये ख्याल आएगा। तो फिर क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि लेट्स लीव द मनी अलोन? कैसे? कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट की वजह से अभी तो हम इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे। गलत जगह पे पैसे यूज हो आप कह रहे हो कि हमें खौफ है इस बात का कि कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लिए तो डूब जाएगा पैसा, इस वजह से खाली रहो, ये बात जाए। ठीक है, आई टेक इट। Everyone is appreciated. दिस इज द पॉइंट कि अकाउंटेंसी की दुनिया ये कहती है कि पैसा कभी भी खाली ना रखो। क्यों? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ, जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वक्त गुजरने के साथ जो पैसे की वैल्यू है फॉलो। आज वो 10 मिलियन है, लेकिन 1 साल बाद इट विल बी इक्विवेलेंट टू 8 मिलियन, उसके 1 साल बाद इट विल बी इक्विवेलेंट टू 6 मिलियन। हालांकि उसमें अकाउंट्स में शो है 10 मिलियन, बट उसकी वर्थ गिरती जा रही है क्योंकि वक्त आगे बढ़ रहा है, आपकी करेंसी वीक होती जा रही है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो 10 मिलियन भी जब आज के दिन आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, 2 साल बाद वो भी नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है, ये कौन कहता है? अकाउंटेंसी की दुनिया कहती है। लिहाजा ये बेवकूफी समझी जाती है कि पैसे को आइडल छोड़ा जाए, और इसीलिए कंपनीज, इदारे, बिजनेसेस जब कमाने लग जाते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने लग जाते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगता है, तो वो और बिजनेस खरीद लेते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं मजीद। ये आपको क्या लगता है, ये शार्क टैंक वाले बैठ कर क्यों स्टार्टअप्स को सुन रहे हैं? उन जो तो मिलियनर बिलियनर बैठे हैं, वो घर में भी सुकून से बैठे तो कोई मसला तो नहीं है, क्या जरूरत है उनको किसी स्टार्टअप में डालने के पैसे? रिस्क तो है ना कि नुकसान हो सकता है, क्या जरूरत? कोई और से और पैसा बढ़ता है। और से और पैसा बढ़ता जाए। एक तो ये कि पैसा खाली पैसा बेकार है, उसको इस्तेमाल में लाया जाए, जितना आप उसको यूज करना सीख जाते हो उतना ज्यादा वो क्या होने शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई। जब आप उसका इस्तेमाल सीख जाते हो तो वो मल्टीप्लाई नहीं। क्यों ऐसा होता है कि मिलियनर बिलियनर बढ़ते ही चले जाते हैं? आई मीन से जैसे ही वो उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वो मजीद तरीन अमीर होते चले जाते हैं। उनकी नेट वर्थ, कभी जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं और जो बड़े बड़े मिलियनर्स के नाम हैं, गूगल करें उनको और चेक करें कि 2010 में वो क्या तब भी मिलियनर थे और आज 2025 आ गया, वो अब उससे 10 टाइम्स ग्रोथ हुई है उनकी या वही स्टक है? तो ये ग्रोथ कैसे हो गई? यानी इसकी कोई हद नहीं है कि आप कितने मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर बने चले जाओ। तो कोई तो फॉर्मूला होगा ना इसके पीछे, जो ये इनको पता चल गया और ये इसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे उनको मनी इस्तेमाल करना आ गया है और देयरफॉर मनी मल्टीप्लाई। ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल लिटरेसी।
और आईएसए का एक वन ऑफ द एम्स है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, हर इंफराद को हम फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं। फाइनेंस मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट। आप सिर्फ मैनेजर के हद तक रह जाते हो, बट फाइनेंशियली लिटरेट होना इज समथिंग डिफरेंट। आपको पैसा यूज करना आ जाता है और मल्टीप्लाई। कितने लोग आपको यूट्यूब पे बैठ कर ये सिखाते हैं, जरा बताइए। राज की बात कोई क्यों बताए किसी कि सभी बिलियनर हो जाए, सभी बिलियनर हो जाए? नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन देयर इज सम फॉर्मूला है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप लोग भी सीखो। अब आइए, डोंट डू एनीथिंग। अकाउंटेंसी की दुनिया क्या कहती है? वक्त के साथ पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है, देयरफॉर पैसे को कभी भी आइडल ना छोड़ो। तो आइडल ना छोड़े तो क्या करें? इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करें? प्रोजेक्ट्स निकालो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, स्कूल्स है, स्टार्टअप्स है, करें इन्वेस्ट, ढूंढे अपने लिए। जब ढूंढ लें तो फिर तय करें। अब जाहिर है अनलिमिटेड तो पैसा नहीं होगा ना आपके पास, अगर सेविंग्स में है तो इतना है। तो आप ढूंढें कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, सिलेक्ट करें। और वो सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये सारे टेक्निक्स मौजूद हैं, जिसको हम अभी वन बाय वन सम के थ्रू सीखेंगे। एक और बात जो अकाउंटेंसी की दुनिया करती है, और वो क्या है? डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है और कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग में होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, एक अमाउंट 10,000 है, तो 10,000 का 50% इंटरेस्ट लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 से 15% प्लस माइनस होकर तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। एक सेम माइनस अमाउंट होके या प्लस होके? प्लस होके उस पर इंटरेस्ट लगेगा। प्लस अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो पैसा, तो जो भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट कराया और इंटरेस्ट है 2%। 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट कराया, इंटरेस्ट है 2% पर एनम। तो अब क्या होगा? हर साल आपको ये इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक में आपने पैसे जमा कराए हैं, निकाल नहीं रहे, जमा कराए हैं। जब जमा कराए हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। कितना देगा? 2%। तो अगले साल आपके पास बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? 2% कितना होता है 10,000 का? 2,000 या 200? जल्दी से निकालें। 2% ऑफ 10,000, 200। तो 200 इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब अगले साल 10,000 200, इस पे 2%। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, कॉल्ड कंपाउंड। अब आइए, व्हाट इज डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि आपने फाइंड आउट करना है। आप चाह रहे हो, आप आज के दिन खड़े हो ईयर 0, ठीक है? आप चाह रहे हो कि 5 साल के बाद, ईयर 5, 5 साल के बाद आपको 20,000 मिले बैंक से। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि अच्छा, मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद मुझे 20,000 मिलने चाहिए, तो आज के दिन मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि मुझे 5 साल बाद 20,000 मिले? तो ये जो पीछे जाना है, पीछे पीछे जाना है कि आज के दिन मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, आज के दिन मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलते 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 5वें साल मुझे टोटल 20,000 मिल जाएंगे। और इंटरेस्ट की अमाउंट आपको गिवन होगी एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल। वैल्यू निकालते तो अब आपको रिवर्स जाना है, डिस्काउंटिंग करनी है, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता लगानी है। ये क्या हो गई? प्रिंसिपल अमाउंट। हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे? व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल अमाउंट टू गेट अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 20,000? इसी चल रहा है, हवा आ रही है। डन। इंटरेस्ट जरा पढ़िएगा। हाँ हाँ। The amount of money which an investment earns over time. Simple interest is interest which is earned in equal amount every year, assuming no charge, no change in the interest rate.
Interest earned also earns interest excel in later periods. This is known as compound interest. ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको सम के थ्रू समझते हैं. जरा आप अपने पास फॉर्मूला लिख लीजिए. सिंपल इंटरेस्ट S इज इक्वल्स टू P plus NRP. N is the number of periods, R is the rate of interest, P is the original sum invested. P is the original sum invested. S is the future value. Done. S is the future value, P is the principal amount invested, N is the number of periods, R is the interest rate. Sum देखिएगा, Fred invests $1,000 at 10% simple interest per annum. Requirement: calculate how much Fred will have after 5 years. आज के दिन वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? $1,000. 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे है. फ्रेड 5 साल के बाद कितना 5 साल के बाद उसको मिलेगा? Simply apply the formula and apply the data. You will find the future value. फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1000 प्लस नंबर ऑफ पीरियड्स 5 साल कह रहे हैं. परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%. अगेन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1000. जरा निकालिए फ्यूचर वैल्यू कितनी. $300. यानी 5 साल बाद उसको कितने मिलेंगे? 1500. अब आइए compound interest. Suppose that Fred invests 2,000 at 10% interest per annum. After 1 year, the original principal plus interest will amount to 2,200. Original investment 2,000, interest 200. Total investment at the end of year 1 2,200. After 2 years, the total investment will be 2,420. तो कर रहे हैं. After 3 years, it will be 2,662. Simple compounding कर रहे हैं. हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहे हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको हर साल का निकालना होता है. अब ये फॉर एग्जांपल पहले साल का निकला, फर्स्ट ईयर नहीं, ये तो पूरे 5 इयर्स का निकल आया ना. ये तो 5 इयर्स का निकल आया. अब ये लोग कह रहे हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल सामने कि 2,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. अगेन 1 ईयर 10% मल्टीप्लाई बाय 2,000 कितना आ रहा है बताइएगा? $2,200. ये हो गया फर्स्ट ईयर. कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर. अब सेकेंड ईयर का निकालना है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी. सेकेंड ईयर का निकाले विद 2,200 द प्रिंसिपल अमाउंट.
24 to 20. 2420. You sure 2420? Yes, 2420. थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी 2662. 2662 थर्ड ईयर। ठीक, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। क्लियर? ये ऊपर जो हमने किया था वो सिंपल इंटरेस्ट था, नीचे वाला जो किया हमने वो कंपाउंडिंग होगा। अब आइए नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट, यानी कंपाउंडिंग करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। जैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है, विच इज एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टू द पावर एन। यानी कि ये जो आप एक एक करके निकाल रहे हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आप डायरेक्ट जितने भी साल का निकालना है डायरेक्ट निकाल। जल्दी से सेम सम पे निकालो, 2000 पे। 3 सालों का निकालना। 266 सेम अमाउंट आ गई। क्लियर? हाँ क्लियर, शालीन क्लियर, गुड। अब आइए नेक्स्ट। अच्छा ये बहुत बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इसके मैं सवालात आप लोगों को घर के लिए ही दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स हम समझा दिए, घर के लिए दे रही हूँ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगर कोई इंटरेस्ट आपको, वैसे तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, एनुअली, पर एनम। अगर आपको कोई बोले कि 2% क्वार्टरली, तो क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनुअल पे? यस, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल में। कोई क्वार्टरली इंटरेस्ट दे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे, या फिर वीकली इंटरेस्ट दे, या फिर 1 मंथ इंटरेस्ट दे, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल इंटरेस्ट पे। और वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे इस तरह से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर 12 अपॉन एन माइनस 1। ये 12 अपॉन एन तब होगा जब मंथ्स में आपको डेटा गिवन होगा, और यही चीज 365 अपॉन एन हो जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा आपको डेज में गिवन होगा। ठीक है, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ही यही है कि आप पीरियोडिक रेट को एनुअल रेट में तब्दील करें। इसमें तब्दील करें एनुअल रेट। और ये ई आई आर, इसको, इसके दो और नाम है। ये तीनों के मतलब एक ही है। एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट, सीएआर कंपाउंड एनुअल रेट। कंपाउंड एनुअल रेट, एनुअल परसेंटेज रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये सब एक ही चीज के नाम है और इसका फॉर्मूला ये है। ठीक, और ये क्या करते हैं, ये आपके क्वार्टरली, 6 मंथली, वीकली रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को कन्वर्ट करता है एनुअल रेट्स में। यहां तक कहानी क्लियर है?
अब एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे 2.41। मैं चाहूंगी कि इसका आप EAR निकालो, इफेक्टिव एनुअल रेट निकालो। 1.5% पर मंथ। 1.5% पर मंथ का EAR निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। 4.5% पर क्वार्टर और आखिरी 9% पर हाफ ईयर। हाँ, आप लोग के पास 5 मिनट्स हैं इन तीनों को निकाल। फॉर्मूला भी सामने ही गिवन है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट।
डन। क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट 1.5 पर मंथ 19.56. 19.56, नेक्स्ट 19.5. 19.25, 18.81. 18.81। सबका यही आया है? वेरी गुड, इट्स करेक्ट। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हुई कि किस तरह से आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट्स को एनुअल रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट। 3.2 पे आ जाए। डिस्काउंटिंग स्टार्ट्स विद द फ्यूचर वैल्यू एंड कन्वर्ट्स अ फ्यूचर वैल्यू टू अ प्रेजेंट वैल्यू। अब हम डिस्काउंटिंग के बारे में सीख रहे हैं। हमने कंपाउंडिंग देख ली है, अब हम डिस्काउंटिंग की तरफ आ गए हैं। और डिस्काउंटिंग में हमने क्या समझा था कि फ्यूचर वैल्यू को हमने पीछे जाके चेक करना है कि आज के दिन हम कितने पैसे डालें कि फ्यूचर में हमें ये पैसा मिले। तो उसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी। A company expects to earn a compound rate of return at 10% on its investments. How much would it need to invest now to have the following investments? 11,000 after 1 year. वो चाह रहे हैं कि एक साल बाद उनको 11,000 मिल जाए। एक साल बाद उनको 11,000 चाहिए, यानी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई हमारी? 11,000। प्रेजेंट वैल्यू, अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर टू द पावर एन प्लस एन मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। 11,000 हमें चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं मालूम, हमें रेट बताया गया है 10%। कितने साल बाद? एक साल बाद। कैलकुलेट कीजिए। Yeah. 12,000 Yeah. कितना आ रहा है? 1100, 12,100 आ रहा है. 12,100। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक कॉमन सेंस है, मुझे फ्यूचर में 11,000 चाहिए तो आज के दिन मैं 12,000 इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में मुझे 11,000 मिले। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो रही है, दोबारा रीचेक करें। आप कैसे करोगे? 11,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। डिवाइड होगा कि नहीं होगा? डिवाइड हो जाएगा। 11,000 को डिवाइड करो 1 प्लस 10% से, कितना? 10,000। तो आज के दिन तुम 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद 11,000 मिलेंगे। मेक सेंस? ठीक, अब नेक्स्ट आइए। दो साल बाद मैं चाहती हूं कि मुझे 12,100 मिले। 2 साल बाद मैं चाहती हूं कि मुझे
12,100 मिले, परसेंटेज इज द सेम 10%। तो मुझे बताएं आज के दिन कितना इन्वेस्ट करूं। 9,090. 9,090 ऐसे। आर यू श्योर? कुछ गड़बड़ की है? 11,000. 10,000 आ रहा है, दैट्स द करेक्ट आंसर। कुछ गड़बड़ हुई है नविया, क्या गड़बड़ हुई? चेक करो क्या गड़बड़ हुई। Same formula, you will apply the same formula. For future value 12,100, present value multiply by 1 plus 10% to the power 2. So 12,100 divided by 1 plus 10% to the power 2 is equals to present value. अब कैलकुलेटर यूज नहीं करना आ रहा तो मैं सिखा देती हूँ। हो गया? बेसिक है, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है। लास्ट सम मैं आपको दे रही हूँ, उसको ट्राई करें। 13,310 3 साल के बाद चाहिए। 13,310 3 साल के बाद चाहिए। सेम परसेंटेज है 10%। प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। 10,000। डन? सबका हो गया? माहम कहाँ फंस रहे हो बेटा? पूछ लो कहाँ फंस रहे हो। आई एक्सप्लेन। क्या पावर में क्या चीजें नहीं समझ आ रही? कैलकुलेटर में यूज करना कंफ्यूजन है। देखो, सिंपली कैलकुलेटर में हमेशा याद रखना, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो तकरीबन कोई भी टॉपिक उठा लो तो उसमें ये मिस्टेक हो जाती है। कोई भी टॉपिक उठा लो, कहीं भी ब्रैकेट्स आ जाए ना, वहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है? वो बोलता है मुझे दो कैलकुलेटर में बता। वो मिस्टेक ये कर रहा होता है, वो बोलते हैं हाँ 12,100 डिवाइडेड 1 + 10%। वो ब्रैकेट नहीं लगाता। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सवाल हो, जहां ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं ना, वो मार खा जाते हैं, वही गलती होती है। ब्रैकेट्स डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से मायने चेंज हो जाते हैं। आपको बॉडमस का रूल याद है? मैथ्स में सिखाया गया होगा स्कूल में। बॉडमस। बॉडमस का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस कैलकुलेटर में भी जो साइंटिफिक फंक्शन बिल्ट इन है वो ये है कि जब भी आप ब्रैकेट डालोगे तो वो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा, और अगर नहीं डालोगे तो वो पहले इस डिवाइड को सॉल्व करेगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई,
और फिर मल्टीप्लाई नहीं है, ऑफ है, ऑफ जब रिटर्न में आता है, आजकल तो ऑफ रिटर्न आता नहीं है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो कैलकुलेटर में यही फंक्शन डला हुआ है कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप ब्रैकेट को स्किप कर दोगे ना तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने भी जो क्वेश्चन बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि आपका वही आंसर निकलेगा ब्रैकेट डाल के। तो आप क्या करोगे, 12,100 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट डाला, 1 प्लस जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखना है, कोई दिमाग की दही नहीं बनानी है आपको, ब्रैकेट सिर्फ आपने सही जगह पे ब्रैकेट्स लगाना। उसके बाद जब पावर 2 की बारी आती है तो पावर का साइन कहाँ है, एक्स टू द पावर ए, ठीक है। देखो ब्रैकेट लगाया, सेम जो वहां पे लिखा है मैंने सेम सिर्फ लिख दिया है, मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा किया, कुछ अपनी दिमाग लगाया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया, जो लिखा है एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट भी डाल, टू द पावर, अब जो भी नंबर है 2 है 3 है जो भी, हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है 10,000। अब सेम आप क्या करोगे, सेम आप दोबारा टाइम सेव करोगे, मैंने जैसे बैक टू बैक आपको ये तीनों सम्स दिए ना, कि पहले 11,000, फिर 12,100, फिर 13,301 10। अब सेम ये 13,310 को मैं सॉल्व करती हूँ इसी पे, कैसे, आई विल गो हियर, आई विल गो हियर, आई विल जस्ट चेंज द वेरिएबल्स, 13,000, 13,310, 310 बस, इसको मैं 0 डिलीट, डिवाइड बाय 1 प्लस 10%, सेम 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 सेम, और फिर इधर क्या है, इक्वल टू 10,000। ओके, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट्स का ऑप्शन कौन सा होगा? क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स नंबर, रूट, नहीं रूट नहीं, इसके बाद 6 फॉर्मूला में था तो हमने ब्रैकेट्स निकाले थे, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी वो उसका नाम है, ये पूरा फाइल इस तरह से क्वेश्चन था। इफेक्टिव रेट जो था ना, इंटरेस्ट रेट 1 प्लस आर टू द पावर 12 अपॉन एन, तो फिर जब उसने माइनस किया तो मेरा वो आंसर नहीं आ रहा। अब देखो ब्रैकेट पे लगाए थे तो पूरा कुछ नहीं रहा। 1 प्लस आर, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डाला मैंने, सिंपल ब्रैकेट डाला, 1 प्लस आर, आर क्या था, फॉर एग्जाम्पल 2%, ठीक है, 2%, परसेंटेज लगाई, परसेंटेज लगाना जरूरी है, आप परसेंटेज स्किप नहीं करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्लोज कर दिया, टू द पावर, अगेन टू द पावर वाला एक्स वाला डाला, और उस पे कितना है ये 12 अपॉन एन ना, तो 12 अपॉन हमने किया डिवाइड बाय एन था हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि अगर हम 1 मंथ का कर रहे हैं तो 1 महीना, 12 डिवाइड बाय 1 कर देंगे, अगर 2 मंथ्स का ये रेट है तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, अगर 3 मंथ्स का रेट है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के हमने बात किया कि ये 1 मंथ का रेट था, ठीक है, इसके बाद हमने इक्वल टू, फिर हमने माइनस 1, ठीक है। समटाइम्स पूरा फॉर्मूला, या ये सब में तो नहीं था ऐसा, लेकिन समटाइम्स आपको, अभी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही कर रहे हैं तो उसमें एनपीवी आएगा, और एनपीवी आईआरआर ये सब में आपको ये दरकार होगा कि समटाइम्स बड़ा फॉर्मूला हो, तो आप क्या करो ना, पूरा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कितना बड़ा लिखो, गलती होगी होगी आप लोग की कोई ना, ब्रेक इट इनटू स्मॉल, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। कैसे, अभी जैसे हमने ईएआर का निकाला, ईएआर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 प्लस आर टू द पावर 12 अपॉन एन, ऐसे ही माइनस 9, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट 1 प्लस आर विच इज 2%, ठीक है, ब्रैकेट 12 अपॉन, क्योंकि 1 मंथ का है तो 12 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। अब -1 भी आपको डाल दें, आप इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी ब्रैकेट डाल, आप इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें डालने जाओगे तो फिर वो ब्रैकेट ढूंढो, ब्रैकेट लगाओ, ये करो, फिर गलती होने के चांसेस है, छोड़ दो ब्रैकेट, ये हो गया इक्वल टू लिया, उसके बाद -1 कर दिया, आपके आंसर ब्रैकेट डाल,
चीजों को आसान करें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, ताकि आपके आंसर्स करेक्ट है, इसलिए मिस्टेक की कम हो जाए। ओके, इसी तरह आगे जब हम एनपीवी और आईआर में पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज आएंगे, तो उसको पूरा कैलकुलेटर में डालने की जरूरत है। ब्रेक इट डाउन, एक का आंसर निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। अच्छा जी, आइए नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है, कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है और डिस्काउंटिंग कैसे हो रही है। डिस्काउंटिंग में हम बैकवर्ड आ रहे हैं, कंपाउंडिंग में हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट। यही चीज जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्काउंटिंग का खेल हम खेल रहे हैं ना, इसका एक और आसान हल भी है कि आपको आपके बुक्स के बैक साइड पे पता नहीं गिवन है या नहीं है, एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल गिवन, तो वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल को देखकर फॉलो कर लिया जाए विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, तो उसका भी, उससे भी आसानी हो जाती है। जरा आप टेबल खोलेंगे, पीछे टेबल आप लोग की किताबों में है, तो नहीं होना तो चाहिए। एनपीटी और प्रेजेंट वैल्यू टेबल है ना, बिल्कुल है। ठीक है, 470 हाँ, आपके पास 417 430 नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल। अब आइए जरा इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से हमें 2% का या 10% का ले लेते हैं, 10% का 3 इयर्स पे निकालना है। तो 10% का थर्ड ईयर पे कितना आ रहा है, जरा चेक कीजिए। 10% आपकी इधर कॉलम पे है, थर्ड ईयर हॉरिजॉन्टली आप चेक करेंगे तो 0.75। This is the amount that you're going to use. You're not going to calculate, but you're directly going to multiply with this amount 0.75. हमें आपको एक दो परसेंटेज बोलते हैं, उससे फाइंड आउट करें। 10% फिफ्थ ईयर, 10% फिफ्थ ईयर 0.60, ठीक है। फिर 20% सिक्स ईयर, 20% सिक्स ईयर 0.835, ठीक है। समझ आया प्रेजेंट वैल्यू टेबल में किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह आप एक पेज पलटे, एन्युटी टेबल गिवन है, एन्युटी टेबल में भी इसी तरह से परसेंटेजेस हैं और इयर्स हैं और फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। अब ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, हम अब इस एग्जांपल में देखेंगे। यूजिंग टेबल्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, यूजिंग टेबल्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू of $60,000, $60,000 at year 6, the interest rate is 15%। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और बताइए। फिर दूसरा वाला भी है, 1 लाख at year 5, interest percentage 6% per annum।
Done? डन हो गया? कितना आ रहा है? 2593. वेरी गुड। नेक्स्ट। 7470. वेरी गुड। क्या हुआ, आप लोग को उतना टाइम क्यों लग रहा है? तो टेबल से देखकर से मल्टीप्लाई करने कुछ भी नहीं है। अब आइए एन्युइटीज एंड परपेचुइटीज। हम डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग कर चुके। अब हम एन्युइटी और परपेचुइटी पे आ रहे हैं। एन्युइटी और परपेचुइटी का क्या मतलब है? एन्युइटी का मतलब है जो अभी आप लोग ने इधर किया ना, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली। आपने कहा कि ईयर 5 यानी कि ईयर 5 में 60,000, ईयर 5 में मुझे इस परसेंटेज पे कितनी अमाउंट वापस मिल रही है, तो आपने पता लगा लिया। ठीक है। अब एन्युइटी का क्या मतलब है, एन्युइटी का मतलब क्या है, और एन्युइटी आप कब कब यूज कर सकते हैं? एन्युइटी का मतलब ये है कि सालाना। और एन्युइटी कब कब यूज कर सकते हैं आप? एन्युइटी टेबल क्योंकि गिवन है ना, उसके रेट्स तभी यूज कर सकते हैं जब एवरी ईयर सेम कैश फ्लो आ रहा है। एवरी ईयर सेम कैश फ्लो आ रहा है, तो उस पे आप क्या यूज कर सकते हैं? एन्युइटी टेबल को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अब हर साल चूंकि सेम कैश फ्लो है, तो आप ईयर 5 का एन्युइटी फैक्टर जाके निकालेंगे, जिसका मतलब होगा कि ईयर 5 के एन्युइटी फैक्टर जो आप निकालेंगे, उसमें ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक सब शामिल हो, इसीलिए उसको एन्युइटी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेबल का आपको हर साल निकालना पड़ेगा। ईयर 1 का अलग निकालना पड़ेगा, ईयर 2 का अलग, ईयर 3 का अलग, ईयर 4 का अलग। लेकिन जहां आप एन्युइटी फैक्टर यूज करेंगे, वहां ईयर 1 to 5 एक साथ एट वंस आप लिख दोगे और यूज करोगे उसको। तो जिसमें 1 से लेके 5 तक सारे साल इसमें एट वंस शामिल होंगे। आपका टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी आसान, एक ही स्टेप में हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एन्युटी। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हर साल आपका कैश फ्लो सेम, हर साल आपका कैश फ्लो सेम सेम। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सिर्फ एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख नहीं रही बोर्ड पे, सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। For example, the present value of a 3-year annuity of $100, which begins in 1 year's time when interest rates are 5%, is calculated as follows. क्या लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में? टाइम, ईयर 1। सेकेंड कॉलम में कैश फ्लो $100। थर्ड कॉलम में डिस्काउंट फैक्टर 5%। 5% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 1 का निकाला गया है 0.952, ईयर 2 का 0.907 और ईयर 3 का 0.864। देखो अलग अलग से निकाला गया है या नहीं? अलग अलग निकाला गया है। और फिर उसको टोटल निकाला है 95.2, 90.7, 80.4 प्रेजेंट वैल्यू निकली है। और फिर इस तरह से टोटल 272.3 पर पहुंचा। अब ये सेम चीज हम एन्युटी फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो हर साल क्या है? सेम।
तो लिहाजा हम सिर्फ एन्युटी फैक्टर पे गए, एन्युटी फैक्टर की टेबल पे ईयर 3 पे गए 5%, और हमने एन्युटी फैक्टर निकाला 2.723, उसको हमने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 272.30। यानी ऊपर जो 3-4 लाइनों में ये सम सॉल्व है, वो नीचे एन्युटी फैक्टर की वजह से सिर्फ एक लाइन में सॉल्व हो। गेटिंग द पॉइंट? तो एन्युटी फैक्टर लेकिन आप तभी यूज कर सकते हो जब कैश फ्लो सेम होगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू लुक आउट फॉर सेम ईयर कैश फ्लोज, सेम कैश फ्लोज फॉर एवरी ईयर। अब आइए एन्युटी टेबल से जरा फाइंड आउट कीजिए एन्युटी फैक्टर 11% 5 ईयर्स कितना है? 11% 5 ईयर्स 2.669. कितना है? 3.696, करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट, परपेचुइटी। एन्युटी आपको समझ आ गया, अब परपेचुइटी। परपेचुइटी का एक फॉर्मूला है जो हमें फॉलो करना है, विच इज एन्युटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। एन्युटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, यानी जो भी एन्युटी है उसको इंटरेस्ट रेट से आप डिवाइड करेंगे तो आपका परपेचुइटी निकल आएगा। एग्जांपल देखिएगा, फ्रेड इज टू रिसीव $35,000 पर एनम इन परपेचुइटी। इन परपेचुइटी का मतलब होता है फॉर एवर, जैसे कि पेंशन पेमेंट होती है, हफ्ता हयात आपको मिलती रहेगी पेंशन। तो समझे ये 35,000 आपकी पेंशन है जो फ्रेड को मिल रही है हर साल, परपेचुइटी, स्टार्टिंग इन 1 ईयर्स टाइम, 1 साल के अंदर शुरू होने वाली है ये। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुइटी? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, और कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो सिंपल जो परपेचुइटी का फॉर्मूला है वो क्या है? एन्युटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो एन्युटी क्या है हमारी? 35,000, हर साल जो कैश फ्लो आ रहा है वो कितना है? 35,000, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू 3,88,889। क्लियर? दैट्स ऑल, आज हम यहीं तक पॉज कर रहे हैं, एक खासा बड़ा चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो एनपीवी का टॉपिक स्टार्ट होगा, और फिर आईआरआर का होगा। तो ये दोनों बड़े टॉपिक्स हैं, मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रही। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक्स कर लिए, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड एन्युटी एंड परपेचुइटी। हर जाके इसको दोबारा रिव्यू कीजिएगा, जो बीच बीच में हमने सवाल छोड़े हैं, जो किए हैं वो दोबारा कीजिएगा, जो छोड़े हैं उसको ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए एब्सोल्युटली कि ये दोनों टॉपिक्स में आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, कल से इंशाल्लाह हम एनपीवी आईआरआर और कोशिश करेंगे कि पे बैक भी कंप्लीट करके चैप्टर को मुकम्मल करें।